खरीफ की फसलों में एक अहम फसल जो है वो चावल है। चावल की बेसिकली दो टाइप्स हैं। इसका ग्रेन लंबा होता है और इसमें स्पेशल अरोमा होता है। रिकमेंड किया जाता है पंजाब में कि कम से कम 20 मई के बाद लगाएं। वो जमीन में मुंतकिल कब करना है और कौन सी जमीन इसके लिए मौजूद है। सीपज नहीं होना चाहिए, यानी रो टू रो भी 9 इंच का डिस्टेंस होगा और प्लांट टू प्लांट भी 9 डिस्टेंस। इससे हमारा 60 से 80 हज़ार के पौधे जो है ना दरमियान में वो सर्वाइव कर जाएंगे। और इसमें ख़ास तौर पे जिंक और सल्फ़र का एडिशन करना पड़ता है क्योंकि वो इसमें डेफिशिएंसी अमूमन आती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे कि मौसम गर्मा शुरू होने वाला है और मौसम गर्मा में अमूमी तौर पे हम खरीफ की फसलें काश्त करते हैं। और ख़रीफ की फसलों में एक अहम फसल जो है वो चावल है, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाई जाती है। और ये अपनी ज़रूरत के अलावा हम इसको एक्सपोर्ट करके इससे ज़र मुबादला भी कमाते हैं, तो इसकी इस वजह से बड़ी अहमियत है। तो अगर हम चावल को देखें तो चावल की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक वो है जो बासमती है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए स्पेशली मशहूर है। इसका ग्रेन लंबा होता है और इसमें स्पेशल अरोमा होता है, उस वजह से ये बहुत पसंद की जाती है। और दूसरा मोटा चावल है जिसको हम इरी टाइप चावल कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध के इलाकों में लगाया जाता है। तो इन दोनों टाइप्स में फिर आगे मुख्तलिफ अक़साम हैं। बासमती की तो अक़साम जो हैं अमूमन लॉन्ग ग्रेन्स अक़साम हैं, जो कि काला शाह काकू वालों ने बनाई हैं और वो अच्छी खासी पैदावार देती हैं और इसी कालर के इलाके में अमूमन लगाई जाती है। जो इरी की है, इरी में दो तरह की हैं, एक वैरायटी है और एक हाइब्रिड है, जो कि अमूमी तौर पे इंपोर्टेड हैं और उनकी पैदावारी सलाहियत 100 मन फी एकड़ से भी ज़्यादा है। तो जिन इलाकों में वो लगाए जाते हैं ज़मींदार, वो हाइब्रिड सीड लगाते हैं और अच्छी पैदावार हासिल करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पंजाब का कालर का इलाका है, यहाँ पे बासमती उगा के, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो फार्मर ये बासमती लगाता है और उससे अच्छी आमदन हासिल होती है। अब जो चावल की काश्त है ये 2 मराहल में होती है, क्योंकि पहले हम इसकी नर्सरी लगाते हैं और जो कि रिकमेंड किया जाता है पंजाब में कि कम से कम 20 मई के बाद लगाएं नर्सरी। और फिर नर्सरी को उगाने के बाद जब ये 30 से 40 दिन की हो जाती है और इसकी सेहतमंद और अच्छी हाइट है, मतलब 9 इंच के करीब हो, तो फिर इसको जुलाई के शुरू में या जून के आखिर में फील्ड में मुंतकिल किया जाता है। तो जो पहला मरहला है नर्सरी का, तो उसके लिए भी ज़िम्मेदार भाइयों के लिए समझते भी हैं और ज़रूरी भी है कि वो उसमें ख़ास तवज्जो दें। मसलन पहले है कि आपने किस्म कौन सी लगानी है, फिर उसका क्वालिटी बीज कहाँ से हासिल करना है, फिर जब आपने जिस जगह पे लगानी है उस जगह की तैयारी है क्योंकि वहाँ वीड्स ना हों। और ख़ास तौर पे फिर इसके ट्रीटमेंट की जाती है कि जो इसके लेटर ऑन जो इसमें इंसेक्ट्स अटैक करेंगे उसको इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं ताकि उससे महफूज हो जाए। तो जब ये अच्छी नर्सरी तैयार हो जाती है, और नर्सरी के लिए ज़रूरी है कि ये 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये ज़्यादा भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा 50 दिन से ज़्यादा हो गई तो ये इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, फिर इसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। और इसी तरह अगर ये कम उम्र होगी तो फिर भी ये अच्छे पौधे नहीं देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप टाइम पे नर्सरी लगाएं और फिर जब आप नर्सरी की मुंतकली का वक्त आए तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लेबर ज़्यादा करके हेल्दी सीडलिंग सेलेक्ट करें और उनको मुंतकिल करें फील्ड में, तो इंशाल्लाह आपको 5 से 10% यील्ड का उसी से फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब दूसरा मरहला आता है कि इसको ज़मीन में मुंतकिल कब करना है और कौन सी ज़मीन इसके लिए मौजूद है। जैसे हम बात कर रहे थे कि कालर के इलाके में यहाँ हैवी मैरा ज़मीन होती है और ये पानी होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है और ये सीपज नहीं होना चाहिए। ऐसी साइल होना चाहिए जिसमें पानी ज़मीन के अंदर सीपज ना करे, खड़ा रहे, क्योंकि राइस के लिए ये खड़ा पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो अमूमन तौर पे ये इसलिए इसकी ज़मीन ज़रूरी है। बाकी ये कलर वाली या थोड़ी सी सेमज़दा ज़मीन में भी कामयाब फसल है, तो इसलिए अमूमन रिक्लेमेशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि ज़मीन दोबारा रिक्लेम करने के लिए भी अगर आप राइस की फसल लगाएंगे
तो वो ज़मीन इंशाल्लाह बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसके साल्ट लीक डाउन हो जाते हैं और उसकी ज़मीन की सेहत बेहतर हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा मरहला है वो जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसकी प्लांट पॉपुलेशन जो है ना, उसको हमने कैसे हासिल करना है। यानी ये 9 से 9 बाई 9 इंच हम इसको कहते हैं कि यानी रो टू रो भी 9 इंच का डिस्टेंस होगा और प्लांट टू प्लांट भी 9 डिस्टेंस। इससे हमारा 60 से 80 हज़ार के पौधे जो हैं ना दरमियान में वो सर्वाइव कर जाएंगे और उससे हमारी अच्छी पैदावार होगी। और ये मरहला अगर ज़िम्मेदार थोड़ी सी मेहनत करके और लेबर के पास खड़ा होके अगर अपनी प्लांट पॉपुलेशन प्रॉपर कर ले तो इससे भी उसकी पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। इसके बाद फिर आता ज़मीन की तैयारी है, उसमें मुनासिब खादें हैं। आपको पता है कि इसको भी दूसरी फसलों की तरह DAP भी डालना, फास्फोरस भी देने पड़ेगी, यूरिया भी डालना पड़ेगा, पोटाश भी डालना पड़ेगा और इसमें ख़ास तौर पे जिंक और सल्फ़र का एडिशन करना पड़ता है, क्योंकि वो इसमें डेफिशिएंसी अमूमन आती है। तो इन खादों का भी हम बंदोबस्त कर लें और बार वक्त इनका इस्तेमाल करें। जब ये मुंतकिल हो जाती है तो फिर इसमें जड़ी बूटियों का तदारक आता है, उसमें भी आजकल वीडिसाइड भी, पीरी एमरजेंस भी हैं और उसके बाद में भी इस्तेमाल होते हैं। तो पहले 40-50 दिन तक इसको वीड फ्री फीड होना चाहिए ताकि उसका कंपटीशन ना आए। जब ये उस वक्त फसल तैयार हो रही होती है फिर इसमें आ जाता है कि जब कीड़े मकोड़ों का हमला होता है, इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि ये नर्सरी से ही इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है कि आप इसको जहरपाशी कर देते हैं ताकि जो इसके अंडे हैं या जो शुरू में इन्फेक्शन है वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। और इसी तरह फिर सीड को अगर ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड से जो इसके सकिंग पेस्ट हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। फिर इस तरह इसके बोरर का अटैक होता है, उसके लिए भी ग्रैन्यूल्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। फिर इसमें मेनली 2 तरह के कीड़े इसमें हमला करते हैं, एक तो जो रस चूसने वाले होते हैं और दूसरा जो बोरर्स होते हैं वो इसमें हमला करते हैं। तो दोनों के लिए आप इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे तो आप अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। और फिर इसकी जब इंशाल्लाह फसल तैयार होगी तो फिर हम इसकी कटाई और गाई के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह से बेहतर हार्वेस्ट करना है। वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इस हिस्से में बात करेंगे। थैंक यू।